सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में अध्याय 1 भविष्य पाठ का विस्तृत प्रश्न उत्तर, जो विस्तार से उत्तर लिखिए एवं भाव स्पष्ट कीजिए है, उनको हल करेंगे, जो पृष्ठ संख्या 16 पर है। तो आइए समझें। विस्तार से उत्तर लिखिए। विस्तार का अर्थ होता है फैलाकर, अर्थात हर एक वर्ड को, शब्द को विस्तृत रूप से समझा के लिखना, उसके कारण को, उसके अवधि को, उसके जो भी मेन पॉइंट है, जो तथ्य है, उनको पूर्ण रूप से लिखकर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे लॉन्ग आंसर्स होते हैं वैसे ही। भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट, भाव का अर्थ होता है कि पंक्ति का अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य या मतलब क्या है। तो आपको जो ये पंक्ति कविता से ली गई है, इनके अर्थों को बताना है। और जब भी हम भाव स्पष्ट कीजिए लिखते हैं, तो प्रस्तुत पंक्ति से आगे इस प्रकार शुरू करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न संख्या 3 के पहले प्रश्न को समझें। कवि यत्नपूर्वक किनके पदचिन्ह खोज लेने की बात कर रहा है और क्यों कर रहा है? कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने यह पंक्ति क्यों लिखी? आपको इसको अर्थ बताते हुए इसका उत्तर देना है। यत्नपूर्वक का अर्थ होता है कोशिश करके, पूरे कोशिश के साथ, यत्नपूर्वक, यत्न प्रयास के साथ आपको पूर्वजों के पदचिन्ह को खोजने की बात कवि कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो कवि यत्नपूर्वक हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, उनके पदचिन्ह को खोज लेने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए, अपने अनुभव से उनसे सीख ली और एक कीर्तिमान स्थापित किया, उपलब्धि पाई। अतः वे जानते हैं क्या गलत है, क्या सही है। अतः हमें उनके पदचिन्हों पर चलकर ही ख्याति, यश को हासिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे कार्य अनुभव से किए। दूसरा प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक भेदभाव से देश का क्या नुकसान होता है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिक भेदभाव का अर्थ होता है किसी एक संप्रदाय को लेकर धार्मिक अर्थात धर्म में भेदभाव करना। संप्रदाय जात को बोलते, भिन्न धर्मों में भेदभाव करना ही सांप्रदायिक भेदभाव है। एक किसी धर्म को लेकर उसके पक्ष में बोलना और दूसरे धर्म को बहिष्कार करना, अर्थात उसे गलत कहना ही सांप्रदायिक भेदभाव है। जात भेदभाव तो समझते हैं ना, उसे ही सांप्रदायिक भेदभाव कहते हैं। यदि ऐसा होगा तो देश का क्या नुकसान होगा? क्योंकि एक देश में, हमारे भारत देश में अनेक जाति धर्म के लोग निवास करते हैं। यदि एक धर्म को वरीयता दी जाए, एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ माना जाए और बाकी धर्मों को नीचा किया जाए, तो
स्वाभाविक है, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद होंगे ही। ये जात के लोग उस जात को नहीं देखना चाहेंगे, वो उसे मंदिर मस्जिद कहीं जाने का अनुमति नहीं देंगे। इस प्रकार देश में कलह, दुख, अनेकता फैला रहेगा। तो इसके लिए आपको उत्तर बताने हैं कि क्या होता है देश में सांप्रदायिक भेदभाव से। तो सांप्रदायिक भेदभाव से देश में सबसे पहले तो एकता नहीं बनेगी, और एकता नहीं होगी तो देश में अराजकता फैलेगी, देश कमज़ोर होगा। अराजकता अर्थात अनियंत्रित शासन व्यवस्था, जिससे देश में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, देश की प्रगति संकट में पड़ जाएगी और आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो पाएगी। अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम देशवासियों की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं? कोई 3 बिंदु बताइए। आपके जो देश के वासी हैं, जो जन हैं, लोग हैं, उनकी सेवा आप किस प्रकार कर सकते हो? कोई 3 बिंदु, कोई 3 बातें आपको बतानी है। तो देशवासियों की सेवा किस प्रकार कर पाएंगे? हम देशवासियों की सेवा उनके दुख में सम्मिलित होकर, सहृदय की भावना लेकर एवं सुख शांति लाने का साधक बनकर कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दुख में है, आपके देश में, आपके सम्मुख, आपके अगल बगल, यदि आप उनकी सहायता करने में सक्षम हो, आपके पास यथाशक्ति जो भी सहायता है उनके लिए, तो आप ज़रूर करें। उनको उस दुख से निकालने के लिए भरसक प्रयास करें, भरपूर प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपने देशवासियों के दुख को कम करके उनकी सेवा कर सकते हो। उनके दुख को कम करो, उनकी सहायता करो और उनके हृदय में प्रेम, शांति, सुख लाने के साधक बनने का ज्ञान भरो। अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करो, जिससे लोग एक दूसरे की मदद करें एवं दुख विपत्ति को दूर करें। इस प्रकार हम अपने देशवासियों की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप धन दौलत लुटाकर ही एक दूसरे की सेवा कर सकते हो। आप अपने मन से, वचन से कुछ कार्य करके उनके साथ दुख में सम्मिलित होकर भी आप उनकी सहायता कर सकते हैं। तो आप कोई 3 बिंदु इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर में लिखिएगा। अब चौथे प्रश्न को देखते हैं। कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। प्रतिपाद्य अर्थात यह कविता आपको क्या सीख देती है, क्या भाव देती है और क्या सिखाती है। तो कविता से आपने क्या सीखा, उसे आप सुचारू रूप में लिखिएगा। प्रस्तुत कविता आप इस प्रकार ही प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि आपको कविता से मिली सीख को लिखना है। तो हम इसे सजाकर इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत कविता हमें मन से, वचन से एवं कर्म से देश के लिए प्रतिबद्ध रहना सिखाती है। प्रतिबद्ध अर्थात जिस उद्देश्य के लिए आपने अपने को रखा है, इस देश के लिए जो हमारा उद्देश्य है, कर्तव्य है, मन से वचन से इस देश की सेवा करने के लिए सतत प्रतिबद्ध रहना अर्थात नित्य
इसके प्रति बंधे रहना। अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत एवं पूर्वजों द्वारा अच्छे कर्मों के जो परिणाम हमें मिले हैं, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का संदेश यह कविता हमें देती है। यह कविता हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों के द्वारा जो कीर्तिमान कायम की गई है, उसे आगे बढ़ाते रहो। देश के लिए मन से, वचन से, कर्म से प्रतिबद्ध रहें और अपनी संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाएं। अपने देशवासियों की मदद करें, जितनी आपसे हो सकती है उतनी। आवश्यकता अनुसार देशवासियों की मदद करें। अब हम भाव स्पष्ट को समझ लेते हैं। भाव अर्थात अर्थ। आपको इन पंक्तियों के अर्थ बताने हैं जो हमने कविता में पढ़े थे। ये पंक्तियाँ कविता से ही ली गई हैं। पहला प्रश्न है, साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के। इसका अर्थ आपको शुरुआत इस प्रकार करनी है। प्रस्तुत पंक्ति मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता भविष्यत से ली गई है, जिसका भाव है कि जगत में हमारे जीवन का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम जगत में सुख, शांति और प्रेम फैलाने का साधक बने। तो जब भी हम भाव स्पष्ट लिखते हैं तो उसकी शुरुआत प्रस्तुत पंक्ति या फिर प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है, या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, इस प्रकार की पंक्तियों से शुरुआत करते हैं तो यह प्रश्न के उत्तर देखने में सुंदर लगते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो। देकर अर्थात उन व्यक्तियों को जिन्हें सहाय अर्थात सहायता की आवश्यकता है, जो दुख में है, जो मुसीबत में है, उन्हें हमें सहायता करनी चाहिए। भरसक भरपूर, जितनी आपसे बन सके, जितनी आपकी इच्छा है, आप उतनी उनकी सहायता कीजिए ताकि उनके दुख कम हो सके। तो इस पंक्ति को, इसके उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 भविष्यत कविता से ली गई है, जिसका भाव है कि हम जो भी दुख में हैं, जो दुखी व्यक्ति हैं, जो विपत्ति में फंसे हुए हैं, उनकी सहायता हमसे जितनी बन पड़े हमें उनको देनी चाहिए एवं उनके दुख को, मुसीबत को कम करना चाहिए। इस प्रकार आप उनके दुख को कम करके उनके दुख में सहभागी बनकर उनकी व्यथा हर सकते हो, उनके दुख को कम कर सकते हो। तो ये थी दूसरे प्रश्न के उत्तर। तीसरा प्रश्न की ओर अब हम चले। तीसरा प्रश्न है हमारा, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। इस पंक्ति का आशय भाव क्या है? तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हमें जहाँ जैसी परिस्थिति दिखे, जहाँ जैसी व्यवस्था दिखे, वैसे ही कार्य करने चाहिए। प्राचीन समय की बातें प्राचीन काल के लिए ही ठीक थी, अर्थात उस समय जैसे लोग थे, वैसी वेशभूषा, वैसे उनके कार्य और सोचने की क्षमता थी। तो हमें समयानुसार कार्य करना चाहिए
और सजग बुद्धिमानी से किसी भी कार्य के फैसले को अंजाम देना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कहा था कवि ने कि जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी अवस्था ठीक है, अर्थात वर्तमान समय के अनुसार हमें वर्तमान काल के जो नियम कानून है उनको ध्यान में रखते हुए कार्य को करने चाहिए, जिससे किसी को कोई दुख और कष्ट का सामना ना करना पड़े। तो ये थे हमारे आज के पाठ जिनको हमने हल किया। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में हल कीजिएगा। इनके नोट्स, इनके जो लिखित रूप है मैं आपको दे दूंगी, तो आप इसे लिखकर इन्हें याद करें और अच्छे से इसको पूरा करें। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम